नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। विधानसभा में तबादलों पर अब सियासी संग्राम देखने को मिलने वाला है। तबादलों की जानकारी पर बीजेपी कांग्रेस अब आमने सामने रहेंगे। बीजेपी के जवाब में कांग्रेस ने भी तबादलों की जानकारी मांगी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ध्यानाकर्षण के जरिए जानकारी जुटाएंगे। बीजेपी सरकार में हुए तबादलों की जानकारी मांगी गई है। बीजेपी विधायक सीतासरण शर्मा ने विधानसभा से पहले जानकारी कमलनाथ सरकार के दौरान हुए तबादलों की मांगी थी, जिसके बाद अब कांग्रेस ने भी वही चाल चलनी शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ध्यानाकर्षण के जरिए जानकारी मांगेंगे। दौरान अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा इस बार आने वाले विधानसभा के सत्र में गूंज सकता है, क्योंकि प्रशासनिक महकमे ने पूर्व विधानसभा स्पीकर सीतासरण शर्मा के सवाल का जवाब देने की तैयारी कर ली है। हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी हैं बात करने के लिए इस मुद्दे पे। सर, सीतासरण शर्मा जी ने एक सवाल पूछा था कि आपकी सरकार के दौरान अधिकारियों के कितने ट्रांसफर और पोस्टिंग हुए, वो जानकारी अब विधानसभा के आने वाले सत्र में आने वाली है। निश्चित तौर पर जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उसका जवाब आएगा, लेकिन हमने भी जो 20 मार्च के बाद जब उनकी सरकार बनी 23 मार्च के बाद, मैं समझता हूँ कि इन 6 महीनों के अंदर, लगभग 6 महीनों के अंदर, कांग्रेस का जो पीरियड पूछा है सीतासरण जी शर्मा ने, उससे ज़्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग मिलेंगे और ज़्यादा खर्चा मिलेगा आपको। और एक डिफरेंस है दोनों में, वो सामान्य समय था और ये 6 महीने कोविड-19 का समय था, और जिसमें इन्होंने हेल्थ ऑफिसर्स के, डॉक्टर्स के, इनके भी ट्रांसफर पोस्ट और कर्मचारियों की भी ट्रांसफर पोस्टिंग की। जबकि इस समय कर्मचारी चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो या कोई भी हो, ये वॉरियर थे, इनके ट्रांसफर पोस्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं थी। और इस समय सरकार का ध्यान पूरा कोरोना पे, जो कोरोना के पेशेंट्स है उस पर जाना था। इसको छोड़कर इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की है, तो ध्यानाकर्षण लगा कि हमने भी उसकी सूचना दी है। हम भी पूछ रहे हैं कि इन 6 महीने के अंदर कितने ट्रांसफर पोस्टिंग हुई और कितना खर्च हुआ है। सर, आपको लगता है कि ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश हुई है? नहीं, प्रशासनिक प्रक्रिया है, और प्रशासनिक प्रक्रिया में ही कमलनाथ जी की सरकार के समय पे ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। लेकिन अभी जो था ये पीरियड कोविड-19 का, इसमें क्योंकि कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी अधिकारी हो, ये सब शासन के, प्रशासन के वो कार्यकर्ता हैं जो हर चीज़ को जमीन में पहुंचाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस समय किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग ज़्यादा नहीं करना था, लेकिन फिर भी बहुत हुए हैं, इसलिए हमने जानकारी मांगी। तो ये है पीसी शर्मा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। और सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो सामान्य जो प्रक्रिया है उसके तहत तबादले किए गए थे, लेकिन अब जबकि कोरोना जैसी स्थितियां थीं, उस वक्त में भी बीजेपी सरकार में अगर ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है तो इसकी जानकारी उनकी ओर से भी ध्यानाकर्षण के जरिए मांगी गई। अब देखना यह है कि आखिरकार विधानसभा के 21 सितंबर से शुरू होने वाले सत्र में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या स्थिति रहती है। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो अब तबादलों पर सियासी संग्राम विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिलने वाला है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि कहीं बीजेपी के फेंके हुए जाल में कांग्रेस फंस तो नहीं गई कि विधानसभा में ऐसे मुद्दे अब दिखाई देंगे जो बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं रखते, क्योंकि प्रशासनिक प्रक्रिया है, ये तो डेली रूटीन की प्रक्रिया है तबादला, लेकिन उसमें कई बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण थे, जिनको विधानसभा में होना चाहिए था, जिन पर चर्चा होती, वो सब अब दबे हुए रह जाएंगे। 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि वैसे देखने में तो सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि जो प्रशासनिक तबादले होते हैं, उन प्रशासनिक तबादलों के पीछे के मकसद कहीं ना कहीं सियासी भी रहते हैं और सियासी के साथ साथ में राजनीतिक भी रहते हैं। यही वजह है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ सरकार थी, तो बीजेपी ने कई सारे सवाल खड़े किए इस बात को लेकर, और तब की कमलनाथ सरकार को घेरने की कोशिश की कि जो तबादले किए जा रहे हैं उनके पीछे दरअसल कई सारे आरोप लगाए गए कि चिट्ठी पत्री चल रही हैं, सिफारिशें चल रही हैं,
पैसों का लेन देन चल रहा है, इस तरीके के आरोप भी लगे। लेकिन जब वही प्रक्रिया जब बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी की सरकार में होने लगी, तो फिर अब कांग्रेस उस बात को खड़ा कर रही है कि क्या जो बीजेपी की सरकार में तबादले हो रहे हैं, आखिरकार उनके पीछे की वजह क्या है। तो ये जो सारा विषय है वो अब विधानसभा में गूंजेगा, क्योंकि विधानसभा के जो पूर्व स्पीकर हैं सीतारमण शर्मा, उनकी ओर से एक सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस की सरकार में कितने अधिकारियों के तबादले किए गए, किसकी अनुशंसा पर किए गए और उन पर कितना खर्च किया गया, ये जानकारी दी जाए। तो तब जब कमलनाथ सरकार थी तो इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया गया था। लेकिन अब जबकि बीजेपी की सरकार है तो फिर विधानसभा में उनके सवाल को ग्राह्य कर लिया गया है और उसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इसी का काउंटर करते हुए अब कांग्रेस ने भी तैयारी कर ली है और पीसी शर्मा ने ये कहा है कि वो ध्यानाकर्षण के जरिए ये जानकारी मांगेंगे विधानसभा में कि बीजेपी की सरकार यानी कि चौथी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब शपथ ली 23 मार्च को, तो उसके बाद से लेकर अब तक के कितने तबादले हुए ये बताया जाए। तो राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर और सियासी संग्राम विधानसभा में देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर आपने एक सही सवाल किया है कि सत्र बहुत छोटा है, सिर्फ 3 दिन का ही है। 21 सितंबर से सत्र शुरू हो रहा है और 3 दिन के सत्र में भी अगर तबादलों पर और इस तरीके के मुद्दों पर वक्त जाया हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जनता से जुड़े हुए जो और ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो शायद विधानसभा में उठने से छूट जाएंगे। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा कि इस अति सूक्ष्म सत्र के दौरान आखिर किन मुद्दों की ग्राह्यता होती है, किन मुद्दों को तवज्जो दी जाती है और इस पर सियासी संग्राम किस तरह का देखने को मिलता है। चूंकि तबादला एक ऐसा विषय था जिसको लेकर बीजेपी ने जमकर राजनीति की थी जब कांग्रेस सत्ता में थी और उस समय के कई विषयों को उठाया गया था और अब कांग्रेस भी इसी मसले को सदन में उठाती हुई नजर आने वाली है। और इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि तबादलों के मसले में ये 3 दिन का सत्र गुजर जाएगा और कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो गौण साबित हो जाएंगे? लोगों ने जो है तबादलों को राजनीति का टूल बनाया था और जो सामान्य प्रशासनिक तबादलों को जो लोग उद्योग कहते थे, आज तो वो मल्टीनेशनल फैक्ट्रियां चला रहे हैं, अस्पतालों से ट्रांसफर कर रहे हैं, बिस्तर पे कोविड के मरीज बन के लेटे हुए हैं और वहां से ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जनता को जानना तो चाहिए ये बात जो है, इसमें क्यों गुजर जाएगा समय, इसमें जो है जवाब दे दें और प्रश्न का उत्तर दें, लोगों को तुलना करने का समय अवसर मिले। आज जो है पूरे प्रदेश में ऐसा कौन सा दिन है, एवरी डे तबादले हो रहे हैं, ऐसी कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था है, कौन सी सर्जरी है जो कोविड जैसी महामारी में लॉकडाउन में लोगों को मजबूर कर रही है कि साहब अपना बोरिया बिस्तर उठाओ दूसरे जिले में चले जाओ। चलिए जवाब ले लेते हैं। आशीष अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के फेंके हुए जाल में कांग्रेस फंस गई कि तबादलों पर चर्चा में 3 दिन गुजर जाएं और अति महत्वपूर्ण मुद्दे नजर ही ना आए? कांग्रेस के अप्रोच को देख के वो कहावत याद आती है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो कांग्रेस ने निश्चित ही 15 माह में तबादलों का उद्योग चलाया है और मध्य प्रदेश में जो अब तबादले मल्टीनेशनल कंपनियां चला रहे हैं, भूपेंद्र जी ऐसा कह रहे हैं। सुनिए ना, भूपेंद्र जी जो कह रहे हैं वो उनको मुबारक हो, परंतु मध्य प्रदेश में 15 माह में तबादला उद्योग कांग्रेस ने चलाया। एक अफसर का ट्रांसफर 45 बार हुआ कर रहा है, ऐसा कभी सुना था? अस्पताल में एक बीमार आदमी भी ट्रांसफर उद्योग में लगा है, सुना था पहले? भूपेंद्र जी आपको बीच में उन्होंने नहीं टोका था। भूपेंद्र जी जब आप बोल रहे थे तब भी वो लाइन पर थे, लेकिन उन्होंने टोका नहीं था। अब उनका जवाब भी सुन लीजिए ना सर। तो सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, जैसी नजर वैसे नजारे। बाद बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी तबादले हो रहे हैं उनका उद्देश्य एक है, प्रशासनिक सुधार। तो कांग्रेस की सरकार में जो प्रशासनिक सुधार नहीं था वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब संवैधानिक रूप से विधानसभा के पटल पर कांग्रेस को जो जो अधिकार है प्रश्न पूछने के उसको उठाने चाहिए, परंतु कांग्रेस को ये जरूर जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस ने जो किसान कर्ज माफ नहीं किया, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया और जो क्लीन चिट अपनी सरकारों के समय में दी थी, क्या उस पर भी कोई विचार करेगी कांग्रेस? अगर नहीं करेगी तो कांग्रेस अप्रासंगिक साबित होगी और कांग्रेस का ये शक्ल काम नहीं आएगा। तो अब सवाल अगर उठते हैं तो फिर आपकी ही सरकार के माध्यम से उसके जवाब भी आ जाएंगे। अब देखना होगा कि विधानसभा में क्या इस तरह के सवाल जी आप अपना जवाब दे दीजिए आशीष जी की बातों पर। ये जो सावन के अंधे इनने तो हमें बता दिया, ये जो भादों के रोतले हैं
ये भादों के रोतलों से ये पूछो आप कि आज तक हिंदुस्तान में, दुनिया में किसी बीमार आदमी ने बिस्तर पर लेटे लेटे क्या आज तक कभी ट्रांसफर किए क्या? ये बिस्तर पर ट्रांसफर होने का दुनिया की पहली मिसाल मध्य प्रदेश में हाजिर हुई है। ये चलिए जवाब ले लेते हैं आशीष जी, जल्दी से जवाब दीजिए। मैंने कई बार दूसरी बात जवाब ले रहे हैं भूपेंद्र जी, जवाब सुन लीजिए। सुनिए अब आप भूपेंद्र जी जवाब सुन लीजिए। बात सुन लीजिए अभी आप पूरी बात सुन लीजिए। अरे भाषण थोड़ी है आपका, आपने एक बात कही तो उसका जवाब लीजिए। कॉन्फ्रेंस में, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके कृषि मंत्री ने खुद कहा है, आपके चैनल से कहा है कि कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ किया है। ये कमल पटेल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, आपके चैनल से बोला है। अब जवाब ले लेते हैं। झूठों का जो है, ये झूठ की कितनी बड़ी समय चलाते हैं। समय बहुत सीमित है, समय बहुत सीमित है। आशीष जी से जवाब ले लेते हैं। आशीष जी कहिए। इसका प्रमाण है, ये पूछिए इनसे कि कमल पटेल ने कल कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये झूठे लोग जो है ये 24 घंटे झूठ बोल के जिनका भोजन नहीं बचता है। आपके दोनों सवाल का जवाब ले रहा हूँ संक्षेप में। भूपेंद्र जी आपके दोनों सवाल का जवाब ले रहा हूं। आशीष जी, कल पटेल साहब ने जो कहा कि हाँ कमलनाथ सरकार में कर्ज माफ हुआ है एक, और दूसरा बिस्तर पर लेटे लेटे तबादले, दोनों का संक्षेप में जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, कांग्रेसियों के पास जब तर्क नहीं होते तो बदजुबानी पे आ जाते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे का क्या मतलब है? क्या अगर क्या मुख्यमंत्री या मंत्री, देखिए मुझे बोलने नहीं देंगे तो दीपक जी कहने दीजिए ना, आपके टाइम उन्होंने नहीं टोका भाई, सीधे तथ्य है ये, जवाब नहीं है। अरे ये बदजुबानी है कांग्रेसियों की, जवाब तो दे लीजिए। आशीष आप अपनी बात करिए। मध्य प्रदेश का प्रशासन बिस्तर पर नहीं लेटा था, कांग्रेसियों की तरह जाके एसी कमरे में काम नहीं कर रहा था। आपने तो 15 माह मध्य प्रदेश को गर्त पर डाल दिया। सवाल पूछने के बाद भी सुनने की शायद क्षमता कम रहती है, यही वजह है कि अभी हम जवाब और सवाल पूरी तरह से आपके सामने नहीं रख पाए। खैर, समय का अभाव था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। खबर भोपाल से, कांग्रेस महामंत्री मोहम्मद सलीम का निधन हो गया है। कोरोना की वजह से उनका निधन पूरा बताया जा रहा है। निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या ताजा अपडेट? महामंत्री हैं मोहम्मद सलीम, और बीते दिनों उनको तबीयत खराब होने पर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और आज उनके निधन की खबर निकल कर आई है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी पत्नी का निधन भी कोविड-19 के चलते हुआ था, और उसी के बाद कोरोना संक्रमित होने के कारण उनको मोहम्मद सलीम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। लेकिन अब उनके निधन हो गया है, और आज उनको का इंतकाल होने के बाद उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का संक्रमण लगातार भोपाल में जिस तरीके से बढ़ रहा है, हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और साथ ही अब मौत का आंकड़ा भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और यही कारण है कि अब हर कोई, चाहे वो सियासी दल के नेता हो, वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि शिवराज मंत्रिमंडल के भी कई सदस्य कोरोना के संक्रमण की चपेट में आए थे। लेकिन अब जो है उसके असर भी दिखाई देने लगे हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस के महामंत्री का कोरोना संक्रमण के चलते आज निधन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनुराग। छतरपुर पुलिस की ये कैसी सजा, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। युवक के हाथ पैर बांध कमरे में बंद कर दिया गया। 2 घंटे बाद युवक को थाने आरक्षक लेके गए हैं। 2 युवकों के बीच विवाद हुआ था। विवाद की खबर के बाद डायल 100 की टीम पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक नशे में ये युवक था। नशे में होने के चलते युवक को बांधा गया था। बमीठा थाने के सूरजपुरा का ये मामला बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आखिर क्या ताजा जानकारी मामले को लेकर? जी, इस मामले को लेकर जब हमने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि अगर इस तरह से कोई काम किया गया है तो बिल्कुल गलत है, और जांच कराई जाएगी। जांच के बाद जो भी पुलिसकर्मी होगा उसको जो है सजा मिलेगी। लेकिन इसमें सच्चाई क्या निकलकर सामने आई सुनील? बिल्कुल, जिस तरीके से एक हम सामने देख सकते हैं किस तरह से एक जो है एक युवक जो है उसको रस्सियों से बांधकर हाथ और पैर बुरी तरीके से, मतलब एक कहीं निरंतर तरीके से बिल्कुल अमानवीय चेहरा जो पुलिस का है वो चेहरा जो है सामने आया है। जिस तरीके से एक सूचना मिली थी गाँव से डायल 100 को कि यहाँ पर जो 2 बच्चे आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, उसको लेकर जो है डायल 100 टीम वहाँ पर पहुंची थी, और उसके बाद एक युवक को उन्होंने कमरे में बंद कर दिया। करीब 2 घंटे तक वहाँ पड़ा रहा और मिन्नतें करता रहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन पुलिस का ये कहना था कि कहीं ना कहीं वो जो युवक था वो नशे में था, जिसके चलते उसको बंद कर दिया गया। लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसको लेकर हॉस्पिटल
या उसको थाने ले जाना चाहिए था, ना कि उसको कमरे बंद करके इस तरह से अमानवीय बर्ताव करना चाहिए था। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी सुनील बता रखे हैं कि पूरे मामले को लेकर अब उच्च अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर बीजापुर से अगवा एएसआई की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। हत्या कर कुटरू बीजापुर मार्ग पर उनका शव फेंक दिया है। केतुलनार के नजदीक सड़क पर शव फेंका गया है। कल दोपहर छुट्टी पर एएसआई नागैया कुरसा निकले हुए थे। इस दौरान नक्सलियों ने उनका अपहरण कर लिया था और मंगापेटा के पास लावारिस हालत में उनकी बाइक मिली थी। पुलिस सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि उनकी हत्या कर उनका शव नक्सलियों ने फेंक दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, फिलहाल क्या ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है? मुकेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? और अगर सुन पा रहे हैं तो क्या पुलिस उनके शव को बरामद कर चुकी है? है कि उनकी हत्या माओवादियों द्वारा कर दी गई है और शव को जो है कुटरू से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर फेंक दिया था। सुबह 4 बजे ही पुलिस की टीम उस इलाके में गई। सड़क पर शव फेंका गया था माओवादियों द्वारा। उस शव को लाया गया और कुटरू में पोस्टमार्टम हो चुका है और अंतिम सलामी जो है, अंतिम विदाई जो पार्थिव शरीर को वो दिया जा रहा है। अभियुक्त जो एएसआई रहा है जिसकी हत्या कर दी माओवादियों ने, निर्मम तरीके से उनके परिजन पहुंच चुके हैं कुटरू थाने में और साथ ही पूरे कुटरू गांव में एक तरीके से मातम और दहशत का माहौल बना हुआ है। जी दीपेश। बिल्कुल मुकेश, अब कल जब उनको जब अगवा नक्सलियों के द्वारा किया गया था उसके बाद से अभी तक की किस तरह की प्रोसेस रही, किस तरह से छानबीन उनकी चलती रही? क्या अब नक्सलियों के आसपास बने रहने की कोई पहले से जानकारी नहीं थी? जी देखिए दीपेश, आप लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी मुकेश बता रहे हैं कि अब अंतिम सलामी उन्हें दी जा रही है। उनके परिजन भी वहां पर पहुंच चुके हैं और कल जैसा कि बताया जा रहा है एएसआई नागैया कुरसा अपने घर के लिए निकले थे, छुट्टी के लिए वे निकले हुए थे और इसी दौरान नक्सलियों ने उनका अपहरण किया और उसके बाद फिर उनकी हत्या कर शव को फेंक दिया। खबर धमतरी से है। भूरा गांव के जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है। मारे गए नक्सली के पास से बंदूक बरामद की गई है। बीती रात भूरा गांव के जंगल में यह मुठभेड़ हुई थी। धमतरी एएसपी के द्वारा इस मामले की पुष्टि की गई। बड़ी खबर धमतरी से मिल रही है। भोरा गांव के जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई और इसमें एक नक्सली मारा गया है। मारे गए नक्सली के पास से बंदूक भी बरामद की गई है। बीती रात भूरा गांव के जंगल में मुठभेड़ हुई थी। धमतरी एएसपी ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। रायपुर से एक और खबर हम आपको बता देते हैं। सरकार के लिए गोठान मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर 4 दिनों में 131 गायों की मौत हो चुकी है। महासमुंद, तिल्दा, तखतपुर, बलौदाबाजार में गायों की मौत होने का मामला सामने आया है। गायों की लगातार मौत की वजह से अब कई सवाल खड़े हो रखे हैं। गोधन न्याय योजना वाले राज्यों में गायों की मौत हुई है। महासमुंद और तिल्दा में गायों की भूख से भी मौत होना बताया जा रहा है। मैनेजर ने लाखों रुपए के ट्रक के टायर चुरा लिए हैं। रायपुर से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। कटूरा तालाब स्थित शॉप के गोदाम का यह मैनेजर है। लॉकडाउन के दौरान 385 टायर पार कर दिए। महासमुंद के व्यापारी के पास से 145 टायर बरामद किए गए हैं। महासमुंद के व्यापारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी मैनेजर की पुलिस अब तलाश कर रही है। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सिवनी जिले में वैनगंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से 2 पुल बह गए हैं। 2 महीने पहले ये पुल बने थे, उद्घाटन इनका हुआ था। वहीं 10 साल पुराना एक अन्य पुल भी बाढ़ की वजह से भेंट चढ़ चुका है। बारिश और भीषण बाढ़ का पानी जब उतरा तो भयावह तस्वीर सामने आई है। वैनगंगा नदी पर बने 2 बड़े पुल के बह जाने की वजह से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इधर पुल के बह जाने की वजह से आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। लगभग 4 करोड़ की लागत से ये पुल का निर्माण कराया गया था। 2 महीने पहले की जून 2020 में ये पुल बनकर तैयार हुआ था। पीएमजीएसवाई की तरफ से ये पुल बनाया गया था। सोनवारा गांव के नजदीक ये पुल बना हुआ था जो बाढ़ में बह चुका है। हो रही है सर, इसके कारण से भी वैनगंगा नदी पर बना हुआ था ये पुल, और इसके सहायक नदी बिजना नदी में भी बहुत जम के फ्लड आया उसमें। और इसके अलावा सर भीमगढ़ डैम फुल भर गया था। इससे जो है 27-28 तारीख की रात में जो है भीमगढ़ डैम के जो 10 गेट खोल दिए गए हैं सर, क्योंकि वो फुल भर गया था। उसके कारण से एक्सेस पानी जो निकला उसकी वजह से जो है ब्रिज बहा है सर। मध्य प्रदेश में अब बारिश में पुल गिरने पर सियासत शुरू हो चुकी है। सिडनी के लखनादौन में बनाए बांध के बह जाने पर सियासत शुरू हो चुकी है। 9 करोड़ की लागत वाले 2 पुल बारिश में बहने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वैनगंगा पे जो पुल गिरा है उद्घाटन से पहले, ये जीता जागता भ्रष्टाचार का नमूना है। और इसके अंदर लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लागत का यह पुल भर भरा के इस बारिश में गिर गया। ये तो खुशनसीबी की बात है कि कोई जन हानि उसके ऊपर नहीं हुई। लगातार प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। ये पुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है। ऐसे ही कई पुलों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी सरकारों में हुआ है और लगातार मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को लूटा जा रहा है। मेरा आग्रह है सरकार से कि इस प्रकार से जो लूट सके तो लूट योजना आप चला रहे हैं, इसे बंद करें, क्वालिटी कंट्रोल करें, जनता की जान से खेलना बंद करके ये लूटने का मामला बंद करें। देखिए, सिवनी जिले की वैनगंगा नदी पर बने इस पुल को निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने स्वीकृत किया था और कार्य आरंभ भी सितंबर 2018 में हुआ था। लेकिन कुछ दिन पश्चात ही आचार संहिता लग गई। नवंबर में चुनाव हुए, कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार बनी और तब से लेकर मार्च 2020 तक इसका निर्माण कार्य हुआ। क्वालिटी कंट्रोल कराने वाले कौन थे? कौन थे जो ठेकेदारों से इसके निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनवाने की जिम्मेदारी जिनकी थी? कौन थे? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर भी आरोप लगाती थी कि ठेकेदारों की पेशियां करवाते हैं, ठेकेदारों से को बुलवा रहे हैं, तमाम निर्माण कार्य अधोसंरचना के मामले में हीला हवाली हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तब भी आरोप लगाए थे और अब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर उस समय कांग्रेस के दौरान हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ये तो एक पुल है, ना जाने कहां कहां कितना गड़बड़ घोटाला कांग्रेस की सरकार में हुआ होगा। जांच गुणवत्ता की होनी चाहिए।